तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या चीज़ें बताई थी? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बता दिया था, इफेक्टिवली एफिशिएंटली बता दिया था, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के अपन ने केस स्टडी पे एग्जांपल भी देख लिए थे क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी डेफिनेशन के अंदर ही ये चीज़ हो रही है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर। तो प्रोसेस क्या होते हैं? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोलिंग होता है। और फिर मैंने बताया था इस सबके ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है आपका, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझना ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमने क्या चीज़ देखी कि प्लानिंग का मीनिंग देखा था। मैंने आपको इस पे एग्जांपल दिया था कि मान लो आपको कहीं जर्नी करनी है, कहीं पहुंचना है किसी जगह। ठीक है, मैं कहीं जर्नी करने जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, या वैष्णो देवी जा रहा हूँ टेम्पल। तो वहां अगर दर्शन करने जा रहा हूँ मैं वैष्णो देवी टेम्पल, तो मुझे क्या चीज़ करना पड़ेगा? एडवांस में थिंक करना पड़ेगा हर चीज़ को। कब जाना है, ठीक है, किस मोड से जाना है, ठीक है, कौन सा होटल लूंगा, कौन कौन सी जगह आसपास की घूमूंगा, तो वो सब चीज़ें पहले से एडवांस में मैं तैयार करके रखूंगा। अब इसी को, प्लानिंग को समझाने के लिए मैंने आपको बाहुबली मूवी का सीन दिखाया था। वहां बताया था कि किस तरीके से, देखो बाहुबली मूवी में वॉर जब किया था बाहुबली ने, तो कैसे उसकी उसकी माँ बैठी है, देखो सामने उसकी माता, बाहुबली खुद सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने किस तरीके से प्लान के लिए किया था, व्यू रचना कैसे की थी। सेम एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, तो ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था, जब वो, तो अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो उसकी कैसे प्लान किया था पूरा। ठीक है, कैसे घर में घुस के, है ना, एबटाबाद में छुपा हुआ था, एबटाबाद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कोई जगह है एबटाबाद, एबटाबाद में वो छुपा हुआ था और वहां पर उसको घुस के मारा। तो ऐसे थोड़ा ना कि उठ के चले गए सीधा और जाके सीधा गोली से उड़ा दिया, ऐसा नहीं था। उसको प्रॉपर प्लान किया था उसको पूरा मारने के लिए। तो कोई भी चीज की प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, किसी में भी बात करो, प्लानिंग आपका फर्स्ट स्टेज है आपकी मैनेजमेंट के अंदर। वो आपको, आप एडवांस में थिंक करना पड़ता है, ये आपको बताता है आप कहाँ हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे बढ़े तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अगर मैं पॉज डीसी के हिसाब से चलूं तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास? ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आप ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखो कि ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ होती है ना। तो लिखना चालू करो, सेकंड नंबर का पॉइंट अपना है ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। ऑर्गेनाइजिंग, अब क्या चीज़ होती है ऑर्गेनाइजिंग? अब बेसिकली देखो, मैंने आपको बात बताया कि होता क्या है जब आप लोग अपने घर में आते हो। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात बताता हूँ। अब आप लोग, गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों के दिन के अंदर जब आप लोग स्कूल से आते हो, ठीक है, और बेहाल होते हैं गर्मी से, गर्मी से बेहाल होते हो, जब घर में आती है मम्मी ना, आते ही क्या बोलते हो? मम्मी हालत बहुत ख़राब हो रही है, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी का गिलास ले आओ। ठीक है, अब मम्मी पानी का गिलास लेकर आती है, अब आप लोग एसी चलाते हो और ठंडी ठंडी हवा में अब आपको नींद आना चालू होती है। फिर उसके बाद अपनी टाई उतारते हो, ऐसे घुमा घुमा के फेंकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सॉक्स उतारते हैं, शूज़ उतारते हैं, शूज़ कहाँ, सॉक्स कहाँ, बैग इधर पटका। ठीक है, और बस सो जाते हो, इतना थका हुए होते हो, सो जाते हो सीधा। ऐसे ही होता है ना। लेकिन फिर क्या होता है अगले दिन? जब अगले दिन की अगर मैं बात करूं, तो अगले दिन जब आप वापस से स्कूल के लिए रेडी होते हो, तो अब आपने कोई भी चीज़, मम्मी चीखती रहती है कि बेटा अपने सामान को अपनी प्रॉपर जगह रखो, है ना, लेकिन आप मम्मी की एक नहीं सुनते हो। फिर क्या होता है अगले दिन? क्या होता है अगले दिन जब स्कूल जाना होता है, तो फिर जोर जोर से चिल्ला के बोलते हो, मम्मी मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही, मम्मी मम्मी अब तो सॉक्स भी नहीं मिल रही, मम्मी है, मम्मी मेरे को स्कूल ही नहीं जाना, मैं अपनी बिजनेस स्टडीज की बुक ढूंढ रही हूँ या बिजनेस स्टडीज की बुक ढूंढ रहा हूँ, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर मम्मी पता है क्या बात बोलती है? मम्मी गुस्से में बोलती है आपको। मम्मी बोलती है, बेटा इसलिए तुम्हें बोलती हूँ मैं, कल मैं तुम्हें जब ये बोल रही थी कि भाई अपने चीज़ों को प्रॉपर जगह रखो, तो तुम अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह रख नहीं रहे थे। उस वक्त तो तुम अपनी मनमानी कर रहे थे, है ना। तो हमने अपनी, फिर मम्मी ने तुम्हें याद दिलाया क्या, कि कहाँ पड़ी हुई है तुम्हारी टाई? टाई पड़ी है सोफे के पीछे। जब घुमा घुमा के फेंकी थी तो वो सोफे के पीछे चली गई थी, है ना। सॉक्स कहाँ चली पर चली गई थी? वो बालकनी में चली गई थी, है ना। तो मम्मी फिर उससे डांट लगाती है, तुमने बुक्स भी कहीं रखी, सारा तुम्हारा शेल्फ बिखरा रहता है। तो जब जिस चीज की जरूरत थी तब वो चीज मिली नहीं। और यूजुअली एग्जाम टाइम पे भी ऐसे होता है, हम अपनी बुक्स को सही जगह रखते नहीं है, और अगले दिन एग्जाम है, पता रह गया आज सर खुजाते खुजाते बुक्स को ही ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है। टाइम ऐसे खराब होता है ना। तो ये चीज बताई गई है। और आपको मैनेजमेंट के अंदर अगर आप चाहते हो प्रॉपर मैनेजमेंट करना, तो आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ेगा।
अब ऑर्गेनाइजिंग भी यही बात बोलता है, जब जिस चीज की जरूरत है वो चीज जब आपको मिलनी चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का प्रॉपर, है ना। तो इसमें क्या बात बताया गया है, इसमें एक शब्द में बता रहा हूँ अभी तो मैं, मतलब एक सेंटेंस के अंदर, ज्यादा अपन उस पर नहीं पढ़ेंगे, एक सेंटेंस के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज है ये। तो देखो अब मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें जैसे कि अपन इसके बारे में लिख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेरे साथ साथ लिखना, जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है वो 2 या 3 पेज छोड़ सकते हैं, 2-3 पेज छोड़कर अपना कंटिन्यू कर सकते हो इसको लिखना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान्स। अब देखो, अगर मैंने आपको यदि याद हो तो मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया था कल भी, ऑर्गेनाइजिंग का। देखो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बात बताऊं कि क्या था। मान के चलो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, बिल्डिंग में किन चीजों की जरूरत पड़ती है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है यानी लेबर की, और बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रोड़ी सीमेंट बजरी, है ना, ईंटें। अगर ईंटें रोड़ी सीमेंट और बजरी ये सब आ गई, लेबर नहीं आई, ऑन टाइम लेबर नहीं आई, तो काम स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अगर मान लो रॉ मटेरियल आ जाता है, लेबर नहीं आती, तब भी काम स्टार्ट नहीं होगा, और लेबर आ गई, रोड़ी सीमेंट बजरी नहीं आई, तब भी काम स्टार्ट नहीं होगा। तो होना क्या चीज चाहिए, दोनों चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो कॉन्ट्रैक्टर सुबह सुबह आ गया, साहब बिल्डिंग का काम स्टार्ट करना है, अब रॉ मटेरियल आया नहीं, लेबर आके खड़ी हो गई, तो अब रॉ मटेरियल का इंतजार कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर को गुस्सा आएगा कि यार मुझे लेबर को फालतू पैसे देने पड़ेंगे, वो तो आगे खड़ी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से रॉ मटेरियल आ गया लेकिन लेबर नहीं आया, तो भी काम डिले हो जाएगा। तो जब जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको ऑन टाइम मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कल को मान लो आप स्कूल से आते हो, अपनी जूते कहीं और और आपकी क्या कहते हैं ड्रेस कहीं जगह रखे पे रखते नहीं हो, ठीक है। मम्मी चिल्लाती रहती है अलमारी में रख बेटा, अलमारी में रख, कॉपी किधर, बुक किधर, है ना। और घुमा घुमा के सॉक्स को ऐसे फेंकते हो और एसी में जाके बैठ जाते हो गर्मियों में। तो वहां पर जब अगले दिन आप लोगों को स्कूल जाना होता है तो ना तो टाइम मिलती है ना बेल्ट, और ड्रेस भी प्रेस प्रेस की हुई नहीं है, मैली पड़ी हुई है। मम्मी ने बोला था बेटा पहले ही धो के बैठ रखना उसको, नहीं तो कल क्या पहन के जाएगी अगर मैली हो गई है तो। और वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया, अब ऑन टाइम चीजें मिलती नहीं है। तो इसी के ऊपर अब मैं क्या काम करने वाला हूं, एक आपको प्रॉपर एक पिक्चर रख देता हूं, जिससे आपको बात समझ में आएगी। हाँ, हमें अपने रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि 1 पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। अब आप देखो, अलमीरा के अंदर मम्मी भी, सही बात बताऊं ना, अपनी चीजों को प्रॉपर जमा के रखती है ना। देखो ये अलमीरा है मम्मी की, देखो किचन की जो अलमीरा है, इसके ऊपर, या आपकी खुद की अलमीरा है जिसके अंदर अगर आप अपनी खुद की अलमीरा समझ लो, वहां पे ड्राइंग पेंटिंग का काम देखो आराम से पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड शेल्फ है, ऑर्गेनाइज शेल्फ है। अब अगर इस शेल्फ को अगर आप देखो, अगर आपको पेंटिंग का सामान चाहिए तो देखो सारे ब्रश पेंट सब पड़े हुए हैं, है ना। कोई चीज चाहिए आपको, किसी तरीके का कोई कलर चाहिए, वो पड़ा हुआ है। और भी कुछ चीज चाहिए, जैसे हमारे घर में कबर्ड होती है, अगर आप हर चीज कबर्ड में जाके रखोगे, ऑर्गेनाइज रखोगे, तो आपको हर चीज मिल जाएगी ना। यही चीज बताना चाहता है, दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। हमारा सेकंड जो फंक्शन है ना, वो यही है, यही कहता है कि हमें प्रॉपर तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में रखना है, क्योंकि जब जिस चीज की जरूरत हो वो चीज ऑन टाइम मिल जाए। कैंची उठाई और पता नहीं कब कहाँ रख दी, फिर जूते खाओगे मम्मी से बाद में, यही होता है। अब देखो हमारे पास क्या चीज आती है, उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग देखो क्या बात करता है, क्या काम करता है स्टाफिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो पहले तो आप लिखो, देखो फिर समझाता हूं। स्टाफिंग, स्टाफिंग में लिखो फाइंडिंग द राइट पीपल, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल देकर आपको बातों को समझाऊंगा। हमारा मैनेजमेंट हमें यह बात बोलता है कि हमें राइट पीपल ढूंढना है राइट जॉब के लिए। अगर आप सही पर्सन को नहीं चूज करते हो तो आप मुसीबत में ही फंसोगे। एग्जाम्पल के तौर पे घर में मैरिज सेरेमनी का एक आप छोटे भाई, मतलब आप छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन की क्या कहते हैं शादी हो रही है घर में, ऐसा सोचो, ठीक है। अब क्या होगा, पापा जी सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, हर चीज प्रॉपर काम प्रॉपर बंदे को दे दें।
अब एक बार बताओ, डीजे वाले को डीजे वाले का काम देंगे कि भाई गाना बजाने वाले का काम उसी का ही होगा, ढोल नगाड़े वही बजवाएगा, सारा म्यूजिक कोरियोग्राफर आएगा, सब कुछ डांस वांस होगा, ठीक है। अब कैटरिंग वाले को काम दोगे तो वो कैटरिंग वाला बढ़िया कौन कौन सी पूड़ी पकौड़े क्या बनाने हैं सब उसको पता है, मेहमानों को क्या खिलाना है। तो जो एक्सपर्ट पूड़ी पकौड़े में है उसको पता है पनीर बटर मसाला कब खिलाना है, नाश्ते में क्या खिलाना है, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। आपको डीजे वाला बंदा डीजे वाले म्यूजिक में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कौन से फंक्शन में कौन सा म्यूजिक चलाना है ना। अब विदाई हो रही है, विदाई के अंदर मान लो तुम वो जोशीले गाने लगाओगे तो बेकार लगेगा, है ना। और जोशीले जब फंक्शन है वहां पर क्या कहते हैं, आप ऐसे सैड म्यूजिक लगाओगे तो बेकार लगेगा। तो उसको तो पता है कब क्या लगाना है, आपको पता है ना, डीजे वाला एटमॉस्फेयर देखकर वैसे वैसे गाने लगाता चला जाता है ना। अब ऐसी ही क्या चीज होती है, अब मैं जैसे अब क्यों कौन कौन से चीजें होती हैं वहां पे, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, यही होता है ना, क्या क्या चीजों का अरेंजमेंट करना है, कैटरिंग का करना है, डीजे का करना है, डेकोरेशन का करना है। अब मान लो डेकोरेशन करना है अगर आपको, तो डेकोरेशन एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से डेकोरेशन कर देगा। यानी हर आदमी हर काम का एक्सपर्ट है। टेलर टेलर को आप कपड़े सिलने का काम दोगे, अगर मान लो कल को मुझे कैटरिंग वाला नहीं मिल रहा, मैंने टेलर को बोला भाई और सुन यार मुझे कैटरिंग वाला नहीं मिल रहा, एक काम कर यार तू ही बना देना ना मेरे यहाँ पूड़ी पकौड़े। अब वो बहुत पता है क्या काम करेगा वो, अगर मान लो अगर आपने गलत आदमी को काम दे दिया तो वो आपके शादी में वहां पर आकर पूड़ियों को क्या काम करेगा, पूड़ियों को पूड़ियां तो बना देगा, देखो पूड़ी बनाने में क्या, पूड़ी तो बना देगा, कोई भी बना देगा पूड़ी तो, लेकिन पूड़ियां अगर टूटेगी ना तो बोलेगा आओ मैं पूड़ी सिल देता हूँ, क्योंकि उसको हर जगह सिलने की बात याद आएगी, है ना। वो पूड़ियों को बनाएगा थोड़ा ना, पूड़ी को सिलेगा, है ना। वो चीज होती है, अगर आप किसी को दूसरे को जो काम जिसका है अगर आप उसको वो काम दोगे ना तो वो उस काम को बेहतर करेगा। जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो ठन ठन बाजे, ये एक कहावत भी है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी क्या चीज देखी जाती है, ये चीज देखी जाती है जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है ना उसको वही काम दो। डीजे वाला पर्सन है, अगर डीजे वाले को अगर आप कपड़े सिलने का काम दे दोगे ना, वो हर उसमें भी म्यूजिक डाल देगा अपना, पता नहीं कैसे क्या 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 कपड़े बना देगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब ऐसे ही जब आपका फेयरवेल हुआ, अभी अभी आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। लोगों ने 12th क्लास, अभी आप 12th क्लास में जस्ट आए हो, 11th को निकालकर 12th क्लास में जस्ट आपने एंट्री ली है, आपने देखा होगा आपने अभी फेयरवेल दिया है, अब आने वाले समय में आप फेयरवेल लोगे भी। तो जब फेयरवेल दिया तो आपके आपके टीचर ने भी चूज किया कौन सा बच्चा एंकरिंग में सबसे अच्छा है, उसने एंकरिंग का काम उसी बच्चे को दिया, क्योंकि टीचर को भी पता था इसको एंकरिंग का काम अच्छा आता है। अब टीचर ने भी जब डेलीगेट काम किया उसी बच्चे को काम दिया जो टाइटल बनाने में सबसे अच्छा है। टाइटल बनाते हैं ना, देते हैं टाइटल देते हैं, तो टाइटल जिसको दिए उसको अच्छा, जिस जो काम कर सकता है उसी को वही काम दिया, है ना। कैटरिंग करने का काम या डिसिप्लिन का काम उस बच्चे को दिया, बोला पीटीआई सर के साथ मिलकर डिसिप्लिन ध्यान रखना, तुम बच्चों का ड्रेस कोड ध्यान रखना, कोई बदमाशी ना करे वो ध्यान रखना। जो काम जिसमें एक्सपर्ट था फेयरवेल के अंदर भी टीचर ने उसको वही काम दिया। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम जब एम्प्लॉइज को रिक्रूट करते हैं तो हम क्या काम देखते हैं, उसी को वो काम देते हैं जो काम में जो पर्सन एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जो काम में जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट नहीं है उसको वो काम आप फिर नहीं दोगे, है ना। तो आप समझे, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। चलो, हालांकि देखो हमेशा मैं ये बात बोलते आया हूँ, 1 पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। अब आपको देखो ये पिक्चर्स देख देख के आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ इस पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था और क्या लिखा था, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, आपने कोई वैकेंसी निकाली, बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट करने के लिए, मतलब आएंगे हमको ये जॉब दे दो, हमको जॉब दे दो। अब बॉस जो होता है ना उसको ये बात पता होता है कि यार राइट पर्सन कौन है कौन सी जॉब के लिए। अब वो ढूंढता है, देखो मैग्नीफायर ग्लास के से ढूंढ रहा है, अच्छा ये पर्सन सबसे अच्छा, ये एक टैलेंटेड बंदा है, भैया तू ही काम करेगा, हमारे काम के लिए तू ही फिट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज होती है। तो आओ, यहां तक की बात आप सभी बच्चों को क्लियर है। पोस्ट डीसी का हमने प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग का देख लिया, स्टाफिंग का देख लिया। अब आओ बात करते हैं डायरेक्शन की,
ठीक है। फोर्थ नंबर है डायरेक्शन। चलिए लिखो। अब डायरेक्शन के अंदर क्या चीज बताई जाती है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर क्या बताया जाता है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं इसकी एक पिक्चर भी लगा दूंगा, जिससे एक पिक्चर लगाने से आप लोगों को याद रह जाएगा कि इसमें अपन ने क्या बात पढ़ी थी। तो पहले तो लिखो, इसके बारे में समझाता हूं, फिर एक पिक लगाऊंगा इसमें। टेलिंग द पीपल, टेलिंग द पीपल। देखो, अब देखो क्या चीज आती है, देखो यहां पर टेलिंग द पीपल। ठीक है, लिखो टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, seeing seeing that they do it, they do it in the best of their ability। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, आर इट्स एलिमेंट। कहते हैं देखो, एक अच्छा मैनेजर होने के लिए, एक अच्छा मैनेजर होने के लिए एक अच्छा डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। और डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्टर के बड़े सारे काम होते हैं। एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा मोटिवेटर होता है, एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा वक्ता जिसे बोलते हैं वो होता है, और एक अच्छा सुपरवाइजर भी होता है। एक अच्छे डायरेक्टर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं, और वो आपको ये चीज बताता है हमें किस वे में जाना है। आपको इसके बड़े सारे एग्जाम्पल देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको बताता हूं डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि एक ऐसा मैनेजर आपको एक अच्छा डायरेक्टर तब बन पाएगा जो आपको वो बताएगा कि आपको किस वे जाना है, इस वे जाना है या इस वे जाना है। ठीक है, पहले कौन जाएगा फिर कौन जाएगा। अब जैसे सोल्जर्स लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, तो कमांडर इन चीफ उनका डायरेक्टर होता है, वो क्या बात बोलता है, फायर, तो सारे फायर करते हैं। बाहुबली मूवी के अंदर भी तो ये देखा था, तो वो ऐसे डायरेक्शन देता है। अगर आपने मूवी देखी है तो अपने हाथों से ऐसे डायरेक्शन देता है, और कुछ कुछ बोलता रहता है, फिर यूं 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 करता है ऐसे ऐसे करके। अगर मूवी देखी है तो उसमें ऐसे लड़ाई जब लड़ते हैं ना, तो तोप चलानी होती है ना, तो वो ऐसे डायरेक्शन देता है, यूं यूं यूं, ऐसे ऐसे डायरेक्शन देता है। तो ये तो बाहुबली मूवी वाली बात हो गई, जिसके अंदर वो ऐसे डायरेक्शन देकर, और फिर वो अगर याद हो तो वो सारे कपड़ा, जलता हुआ कपड़ा जो फेंक देता है सारी सेना के ऊपर। ठीक है, अगर मूवी देखी है तो। और अगर नहीं देखी तो अगर आपने देखा हो कि जब कोई म्यूजिक, जब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं तो उनके सामने एक डायरेक्शन देने वाला होता है, उनको वो ऐसे 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 समझा रहा होता है, यूं ऑर्केस्ट्रा को, है ना, ऐसे हाथों की उंगलियों से समझाता रहता है, तो उनको समझते हैं उनकी हाथों की उंगलियों को, वो डायरेक्शन देते हैं कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, होता है ना ऐसा। तो एक अच्छा डायरेक्टर अच्छा मोटिवेटर है, अच्छा लीडर है। तो मूवी के अंदर क्या बात बताई थी, उस मूवी के अंदर जब बाहुबली ने बोला मैं सबसे आगे चलूंगा, और जब सेना लड़ाई हार रही थी तो उसने मोटिवेट किया था सबको। मोटिवेट कैसे किया था, कि मैं लड़ाई हार रहा हूं, ठीक है, लड़ाई, मृत्यु क्या है, मृत्यु है अपनी मातृभूमि के साथ, के सामने, दुश्मन के सामने माथा टेक देना है मृत्यु, और मौत को गले लगाने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ चलेगा कौन। सबने बोला था मैं, है, और सारे पीछे बोले माहेशमती, और सब में जोश आ गया और सब आगे बढ़ गए, और वो फिर सेना, वो भारतीय बाजी को जीत गए थे। ठीक है, हालांकि आप बोलोगे तो मैं आपको उसकी क्लिपिंग भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो भारतीय बाजी जीत गए थे। क्यों जीत गए थे, क्योंकि वो एक अच्छा मोटिवेटर था। और सच बात बताऊं तो देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा होना चाहिए कि वो एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। हमारे मोदी जी कैसे अच्छे मोटिवेटर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे वक्ता है, और अच्छे सुपरविजन भी करते हैं वो, तो एक अच्छे डायरेक्टर हैं वो, हमारे देश को क्या कर रहे हैं, अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं वो हमारे देश का। तो एक डायरेक्टर को क्या चीज बताना है, कि हमको किस वे जाना है। एक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी बात करो कि एक मैनेजर अगर अच्छा डायरेक्टर है तो वो क्या चीज बताएगा, कि आपको किस वे जाना है। तो चलिए इसके ऊपर भी अपन एक पिक डाल देते हैं।
आपको देखो इस पिक से बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात बताना चाहता हूं कि हमें किस वे जाना है। ठीक है, चलो वही पिक वापस डाल दें, जस्ट अ सेकेंड। येलो, येलो, येलो डल गई ये पिक। अब आपको इस पिक से समझ में आ जाएगा कि मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। तो अब तक मैंने आपको बताया, देखो आज की क्लास के अंदर ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं ये बात बताई, स्टाफिंग किसे कहते हैं मैंने आपको ये बात बताया, डायरेक्शन किसे कहते हैं मैंने आपको ये बात बताया। और अब मैं पॉज डीसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पॉज डीसी होता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन। और अब आ रहा है हमारे पास कंट्रोलिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर कंट्रोल करने को कंट्रोलिंग कहते हैं। मैंने कहा किसको कंट्रोल करोगे आप बोलोगे सर एम्प्लॉय को कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग का मतलब। तो पहले तो आप कंट्रोलिंग का मतलब लिखो, फिर एक पिक्चर लगाता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। लिखो, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस with standard performance, comparing the actual performance with the standard performance. If there is a deviation in the above, if there is a deviation in the above, then if there is deviation in the above, then आगे लिखो, if there is deviation in the above, then taking corrective action, taking corrective action, corrective measure. ठीक है, चलिए अब ये पिक्चर देख के आप बोलोगे सर ये क्या। मैंने कहा देखो बहुत ध्यान से समझना है इस कंट्रोलिंग को। यूजुअली बच्चे कंट्रोलिंग को समझ नहीं पाते और इसी में मात खा जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन। किसको कंपेयर करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ठीक है, अगर कोई डेविएशन मिला, अगर कोई डेविएशन मिला तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्टिव मेजर। तो ये की पॉइंट्स हैं देखो इसके अंदर। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, सर आप बताओ ना सर। फिर देखो पहले तो आपका एक पर्सनल एग्जांपल लेके आपके लाइव, ठीक है, लाइव के एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। मैंने आपको अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस दिए करने के लिए। मैंने कहा चलो बच्चों क्वेश्चन कर कर आना रोज के 10। अब आप क्वेश्चन करने बैठते हो, मुश्किल से 3 घंटे में 2 क्वेश्चन हो पाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, फिर कर कर आना। ठीक है, तो मैं अगर 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्या वो 10 क्वेश्चन वाकई हो सकते हैं, एक एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं उसको करके देखूंगा तभी तो हो सकते हैं। आपने बोला सर आप करके दिखा दो, मैंने करके दिखा दिए, हो सकते हैं, देख लो हो गए। अब तुमने क्यों नहीं किए। अगर मैं देखो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक दिन के 100 क्वेश्चन दे दूंगा तो वो मैं क्या कोई भी नहीं कर पाएगा, आप कैसे कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसा क्या कोई भी नहीं कर पाएगा, और कोई कितना भी एक्सपर्ट हो नहीं कर पाएगा। तो एक स्टैंडर्ड पहले बनाना पड़ता है और फिर वो स्टैंडर्ड से देखना पड़ता है कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी हुई है। तो 3 घंटे का पेपर अगर आपका आता है, बोर्ड का एग्जाम का 3 घंटे का पेपर आएगा, उसमें 33 क्वेश्चन आएंगे। हवा में थोड़ा 33 क्वेश्चन डाल दिए कि ऐसे ही मन धड़क, कभी 33 डाल दो, कभी 32 डाल दो, कभी 40 डाल दो, कभी 20 डाल दो, ऐसा नहीं होता। किसी भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि एक 12th क्लास का बच्चा 3 घंटे के अंदर स्टैंडर्ड वाइज कितने क्वेश्चन कर सकता है, जब उसकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने निकाला कि एक बच्चा 3 घंटे के अंदर 33 क्वेश्चन यानी 33 क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल है। अगर वो 33 क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब फैक्ट्रियों में काम हो रहा होता है
तो आपको यूनिट बनाने के लिए बोली जाती है। ठीक है, अब आप यूनिट बनाते हो। ठीक है, अब आप यूनिट को कैसे बनाते हो? आपको बोला गया कि 4 यूनिट बनाना, आपने 2 यूनिट बनाई, 3 यूनिट ही बनाई। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्यों कम बनाई? तो पहले तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। अब आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए, आपने 8 ही किए। मैंने बोला क्यों नहीं किए? सर वो प्रोजेक्ट फाइल का काम करना था। ऐसे बहाने लगाते हो ना। सर वो क्या कहते हैं, सर पेट में दर्द हो रहा था। सर वो फ्रेंड फ्रेंड के सर जाना था, वो बर्थडे पार्टी थी। कुछ भी मतलब कोई ना कोई कारण करते हो। फिर मैं कहता हूं नहीं बेटे, अगले बार से आपको पूरे क्वेश्चन होने चाहिए, यही कहता हूं। तो बेसिकली क्या है, आपको स्टैंडर्ड दिया गया, अब आपने एक्चुअल में परफॉर्म किया। अगर आपने एक्चुअल का परफॉर्मेंस आपका स्टैंडर्ड से कम था तो कारण पूछा गया, डेविएशन देखा गया कि कमी आ रही है, और उस कमी को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन बोले गए कि ये करेक्टिव एक्शन आपको लेने हैं। तो अब मैंने क्या चीज देखी, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हमेशा कंपेयर करना है। अब फैक्ट्रियों के अंदर भी होता है। अब फैक्ट्री के अंदर मान लो ये यूनिट्स हैं, अब मैंने ये यूनिट बनाने को बोली कि भाई इतनी यूनिट बना देना, इतनी अच्छी यूनिट बनानी है। अब वो एक्चुअल में देखो कितनी बनाना है, ये तो स्टैंडर्ड थी, है ना, और उसने एक्चुअल में कैसे बनाई, ऐसी घटिया बना दी एक्चुअल में। देखो स्टैंडर्ड ये थी, एक्चुअल ये थी, स्टैंडर्ड ये है, एक्चुअल ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। अब देखो कितना डेविएशन चल रहा है ना। हम बोलेंगे तूने ऐसा काम क्यों किया, कम क्यों बनाई, बेकार क्यों बनाई? प्रैक्टिस नहीं थी, समझ में नहीं आया मुझे, ऐसे बोलेगा। तो कोई ना कोई कारण बताएगा लेबर। अब लेबर बोलता है कि हम, मैंने तुझे 10 यूनिट बनाने को बोला, तू 8 क्यों बना के गया? पेट में दर्द हो रहा था। कुछ भी बोल सकता है वो तो। अब उसने अगर मान लो अगर ऐसी बात बोली तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई कल से है ना अपनी तबियत को संभाल के लेकर आना, ठीक है, दवाई ले डॉक्टर से, लेकिन काम तरीके से होना चाहिए, है ना। अगर तेरे को नहीं आता तो ट्रेनिंग ले ले। तो हम क्या काम करते हैं, कंट्रोलिंग इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन यानी कोई भी कमी, देन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट डेविएशन। उस डेविएशन को कमी खत्म करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो देखो जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते 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 खो जाते हैं कहीं। खो मतलब क्या जाते हैं, सर स्टार्ट कहां से किया था? सर वो तो ठीक है सर, सब बात सारी बातें तो ठीक है सर, लेकिन ये चैप्टर में पहले क्या पढ़ा था सर, बाद में क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा सर। तो देखो याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो शुरू से अपन ने क्या बात पढ़ी थी, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मजे की बात यह कि डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी तक तो मैं, कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, पूरा डेफिनेशन पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब बताया। फिर मैंने आपको क्या बात बताई, प्रोसेस बताई। अब प्रोसेस के अंदर ये जितने भी नाम है सबके ऊपर एक एक चैप्टर है। इंट्रोडक्टरी मैंने बता दिया कि फंक्शन बोलो या प्रोसेस बोलो बात बराबर है। प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, सबका मीनिंग आपने समझ लिया। अब हमारा टॉपिक बदल जाएगा और अब क्या आने वाला है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।